हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम पढ़ेंगे संग्राम, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की 2 in 1 कॉमिक्स। तो आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका इस सब्सक्रिप्शन यही हमारा मोटिवेशन है जिससे हम कॉमिक्स को और आगे बढ़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। संग्राम, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। अंग्रेज सरकार द्वारा बागी राज पर जिंदा या मुर्दा 25,000 रुपये इनाम। अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम, एक मैग्नेट स्टिकर मुफ्त। जाबाज जहाँ भी रहेंगे अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, चाहे वह लड़ाई वर्तमान के आतंकवाद के खिलाफ हो या फिर 1940 के दशक में अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता का संग्राम। नागराज को तो मैंने सिर्फ 1940 के दशक में भेजा है, लेकिन तुझको मैं उस समय में भेज दूंगा जब धरती ठोस नहीं बल्कि तरल चट्टानों का दहकता गोला थी, जहाँ तू एक पल में भस्म हो जाएगा। आहा, पर मुझे तो नागराज के पास जाकर उसको वापस लाना है, वरना ना तो नागराज लौटकर विसर्पी को बचा पाएगा, ना ही मैं नागदीप के शिशु सम्राट को बचा पाऊंगा। राजनगर एक ऐसा महानगर जो इसलिए चैन की नींद सोता है क्योंकि उसका रखवाला जागता है जब आकाश में तारे चमकते हैं। जो राजनगर तो राजनगर उस खास मोटरसाइकिल की रोशनी से चमकता है जिस पर बैठा होता है अपराधियों का काल, सुपर कमांडो ध्रुव। खिल खिल ही, बच्चे के हंसने की आवाज़। वाह, वैसे तो रात को बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेरा बच्चा कहाँ है? क्या हुआ आपके बच्चे को? मेरा बच्चा 1 साल का भी नहीं है। उसको एक आदमी उठाकर ले गया, नंगे बदन था, पगड़ी बांधे हुए था। पर तुम कौन हो? पुलिस वाले तो नहीं लगते? पुलिस वाले भी आ जाएंगे उस बच्चा चोर को गिरफ्तार करने। मैं लाता हूँ आपके बच्चे को। मैं भी आता हूँ तुम्हारे पीछे कुछ ही पलों में। रुक जाओ और इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। पर क्यों? ये तो मेरा बच्चा है, देखो ना मेरी गोद में कैसे हंस रहा है। बच्चे तो किसी से भी हिल मिल जाते हैं, तुम बच्चे के पिता से ज़्यादा बच्चे के नौकर लग रहे हो। बच्चे के पिता होने का दावा वह आदमी कर रहा है, वह बच्चे का दुश्मन है, उसको मार डालना चाहता है। ओह, यानी तुम उस आदमी को जानते हो। अब तो इस झगड़े का फैसला पुलिस स्टेशन में ही होगा। चलो तुम दोनों मेरे साथ पुलिस स्टेशन। ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा, इसकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है। ओह, मामला गंभीर है, फैसला यहीं पर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बच्चे को कब्जे में लेना पड़ेगा। तड़ाक। तू समझ नहीं रहा कि तू किससे उलझ रहा है लड़के? मैं और समय व्यर्थ नहीं कर सकता, तुझे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा, जिसको देखते ही या तो तू बेहोश हो जाएगा या फिर यहाँ से भाग जाएगा। ओह, तो तुम एक इच्छाधारी नाग हो। इच्छाधारी नाग तो मेरे दोस्त हैं। नागराज को तो तुम जानते ही होगे, वह मेरा पुराना मित्र है। नागराज को तो दुनिया का हर इंसान और नाग जानता है, और उससे अपनी दोस्ती का दावा करने वाले भी करोड़ों हैं। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊँगा। या तो तू मेरा रास्ता छोड़ दे या दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो जा। साएं, मेरा बच्चा। तुम्हारी एक बात तो तुरंत झूठी साबित हो गई कि तुम इस बच्चे के पिता हो। एक नाग इस सुंदर बच्चे का पिता कैसे हो सकता है? इसलिए बच्चा मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। जो सही स्थिति को समझ ही न पाए उससे इंसाफ की उम्मीद कौन करे? और तुम इंसाफ करने वाले होते कौन हो? बार सोच समझ कर करना होगा ताकि बच्चे को नुकसान न पहुंचे। इसलिए नर्व गैस का प्रयोग मैं नहीं कर सकता। इसको स्टार लाइन से बांधने की कोशिश करता। अरे, इसने स्टार लाइन को काट डाला। आहा, इसके हाथों से हथियार गिराने ज़रूरी हैं ताकि मैं इस तक पहुंचकर बच्चे को आज़ाद कर सकूं और फिर इस पूरे जोर शोर से हमला कर दूं। ओहो, इसके हथियार तो ने ज़मीन को काफ़ी गहराई तक खोद डाला है और बिजली के अंडरग्राउंड केबल नज़र आने लगे हैं। अब मुझे इन केबलों के ऊपर चढ़े प्लास्टिक के खोल को काटना है ताकि इसके अगले वार को मैं इसकी हार बना सकूं। ध्रुव की किक ने धातु के हथियार को नंगे तार की तरफ धकेल दिया। और तेज करंट लगते ही इच्छाधारी सर्प के हाथों से छूटकर हथियार नीचे आ गिरे और उसी पल ध्रुव ने कि बच्चे को खींच लिया। ओह, खतरनाक आइडिया था। भगवान का शुक्र है कि बच्चा शौक खाने से बच गया। लाओ, मेरा बच्चा मुझे दे दो। यह फैसला करना भी बाकी है कि बच्चा किसका है। फिलहाल तो तुम इसको सिर्फ दूर से देखो ताकि ये अपने आप को चोट ना लगा ले। तब तक मैं इतनी हाई वोल्टेज करंट भी इसका कुछ नहीं खास नहीं बिगाड़ पाई। धाड़। इस वक्त नर्व गैस का प्रयोग किया तो मैं खुद भी बेहोश हो सकता हूँ। यानी कुछ और सोचना पड़ेगा। ये इच्छाधारी सर्प है और सर्प की एक खास कमजोरी होती है। स्टार लाइन का एक सिरा मोटरसाइकिल से जा लिपटा और दूसरा सिरा बिजली के पोल से ऊपर से होता हुआ फट नीचे आ गिरा और इच्छाधारी सर्प के कुछ समझ पाने से पहले ही स्टार लाइन उसकी दुम में
फंस चुकी थी और अब स्टार ट्रांसमीटर में फिट रिमोट के सिग्नल पाकर मोटरसाइकिल अपने आप आगे बढ़ चली और स्टार लाइन खिंचते ही इच्छाधारी सर्प का शरीर हवा में खिंचकर उल्टा लटक गया। यह है तुम्हारी कमजोरी मिस्टर इच्छाधारी सर्प। सांप की रीढ़ की हड्डी की बनावट इस प्रकार की होती है कि अगर इसको दुम से पकड़कर उठा लिया जाए तो यह अपना धड़ उठा नहीं पाता। तुम्हारे साथ भी यही होगा। और अब मैं ये फैसला करूंगा कि बच्चा किसका है और ये कहाँ से आया है। इसी दौरान आजा आजा मेरे बच्चे। तड़ाक। ओहो, मैंने कहा था ना कि बच्चे को उठाने की कोशिश मत करना। अब तो तुम दोनों ही मुझे जाली लग रहे हो। जाली तो मैं तेरे बदन की बनाऊंगा। देख मुझे, और मैं तुझे 3 सेकंड का समय दूंगा। भागना है तो भाग ले, वरना 3 सेकंड पूरे होते ही तेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। ये क्या चक्कर है? हर कोई अपना रूप बदल कर घूम रहा है। कहीं मेरा चेहरा भी तो नहीं बदल रहा है? या शायद अभी बच्चा भी बड़ा बन जाएगा। 3 सेकंड हो गए। अब मैं तुझे तू कुछ नहीं करेगा क्योंकि तू कुछ करने लायक ही नहीं रहेगा। ओ तड़ाक। विसर्पी, तुम और यहाँ यह हो क्या रहा है? यह दुष्ट कुछ समय पहले न जाने कैसे नागदीप तक पहुंच गया था। इसको मरमरा तक पीड़ा हो रही थी। हमने इसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन इसने चमत्कारी यंत्रों और शक्तियों का प्रयोग कर पूरे नागदीप के नागों को बेहोश करना शुरू कर दिया। महात्मा कालदूत भी समाधि की अवस्था में होने के कारण अपना बचाव नहीं कर सके। अब हमारे सामने शिशु सम्राट को बचाने की समस्या थी। मैंने इस प्राणी को अपने पीछे आने पर बाध्य किया और महानगर की तरफ तैर पड़ी ताकि नागराज से मदद लेकर इसका काम तमाम कर सकूं। और सम्राट को मैंने सेनानायक चतुर्भुज के साथ दूसरी दिशा में राजनगर की तरफ भेज दिया, पर यह मेरी योजना को भाप कर मेरा पीछा करना छोड़कर इस तरफ आ गया। ताड़। फिर मुझे भी इधर ही आना पड़ा। फिर से वही मरमरा तक पीड़ा हो रही है। इसका फिर से इलाज करना होगा, औषधि लेनी होगी। इसको क्या हो रहा है विसर्पी? इसका शरीर तो रंगीन धब्बों में बदल रहा है। ऐसा ही इसको नागदीप में भी हुआ था। हमको लगा कि ये मर जाएगा, पर यह मरा नहीं, बल्कि तुम सबको मौत के करीब पहुंचा दिया। अभी भी ऐसा ही होगा लड़की। सकाटा इस ग्रह के हर इच्छाधारी सांप को ख़त्म कर देगा। ये अपनी हथेली से सींग में कुछ लेकर सींग को इंजेक्शन की तरह अपने शरीर में धंसा रहा है। इसका शरीर फिर से सामान्य हो रहा है। अब मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग भी सामान्य रूप से कर सकता हूँ। इसके शरीर से अजीब सी किस्म की मशीनरी अपना पैदा हो रही है, पर कैसे? कैसे नहीं, क्यों पूछ लड़के, और जवाब है तुम दोनों को ख़त्म करने के लिए। ये रोशनी किरणें तो ठोस हैं। सम्राट को बचाओ ध्रुव। प्रकाश ठोस कैसे हो सकता है? जैसे इसके शरीर पर मशीनें उग सकती हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। विसर्पी बहादुरी से लड़ रही है, लेकिन इस खतरनाक हथियार से बचना असंभव है। ये ठोस किरणें तो वातावरण के हर इंच पर फैली हुई हैं। ओहो, विसर्पी से एक ठोस किरण टकरा गई है। वह घायल हो गई है। मुझे उसे बचाना होगा, लेकिन मेरे उस तक पहुंचने से पहले ही कोई और किरण उसकी जान ले लेगी। लेकिन दूसरा प्रकाशवार लगने से पहले ही न जाने कैसे विसर्पी के सामने की जमीन फट पड़ी और ऊपर उठती मिट्टी और सड़क के टुकड़ों ने प्रकाश किरणों को रोक लिया। इस व्यवधान ने विसर्पी को सुरक्षित स्थान तक ले जाने का मौका ध्रुव को दे दिया। ओहो, ये खंभे ज़्यादा देर तक विसर्पी और शिशु सम्राट को बचा नहीं पाएंगे। सकाटा को संभालना ही पड़ेगा। मेरे ब्रेसलेट और विसर्पी के राजदंड की चमकती सतह हम तक पहुंचती प्रकाश किरणों को परावर्तित तो कर पा रही थी, लेकिन उसके स्रोत को नष्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे कोई ऐसी चमकती सतह चाहिए जो इन ठोस किरणों को सही निशाने पर परावर्तित कर सके। जैसे मोटरसाइकिल का ये रिव्यू मिरर। कड़ाक। दर्पण से ठोस प्रकाश किरणें सही कोण पर परावर्तित हुई और तड़ाक। मेरे वार प्रहार मुझ पर ही कर दिया। ओफ, मुझे आभास हो रहा है कि तुझसे टकराना खतरनाक सिद्ध हो सकता है, इसलिए मैं समय खराब नहीं करूंगा। अपना काम पूरा करूंगा। ये नागदीप का आखिरी इच्छाधारी नाग है। इसको समाप्त करने के बाद ही मेरा काम भी समाप्त हो जाएगा। मेन होल का ढक्कन बच्चे का सर फोड़ देने के लिए आगे लपका। वाह वाह। लेकिन स्टारलाइन के झटके ने ढक्कन की दिशा बदल दी। ओहो, तू बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रहा है। मैं तुझे मानना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे तुझसे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है इस सपोले से। शिशु सम्राट का शरीर मेन होल में गिरता चला गया। हा, इस अंधेरी और बदबूदार कब्र में यह सपोला जिंदा बाहर नहीं आ पाएगा। ओहो, मैं सम्राट की तलाश छोड़कर इसके पीछे नहीं जा सकता। अब मैं इसका खात्मा करूंगा, उसका जो इन सारे इच्छाधारी सर्पों को बचाने की क्षमता रखता है, जिस पर सभी सर्पों को बहुत भरोसा है। नागराज को। ध्रुव सम्राट की तलाश में सीवर की भूल भुलैया में घूम रहा था। बदबू से नाक फटी जा रही है और गंदा पानी तो कई अलग दिशाओं में बहकर आ रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा बहकर किस तरफ गया है?
या अगर बहने से बच गया है तो क्या इन मांसाहारी चूहों से बचा है? ओ, उधर उस पर चूहों, सचमुच चूहों ने हमला कर दिया है। छोड़ो छोड़ो उसको दुष्टों। लेकिन अरे ये तो एक गुड़िया है, अब मैं किधर जाऊँ, कहाँ ढूंढूं उस बच्चे को? ये क्या हो रहा है? मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या गुड़िया के हाथ अपने आप हिल रहे हैं? ये उस दिशा में इशारा कर रही है और अब इसका हाथ इस दिशा में इशारा कर रहा है। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। ये गुड़िया आखिर मुझे लेके कहाँ जा रही है? अरे सम्राट, शिशु सम्राट, किसी ने सच ही कहा है, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। बच्चा ऊपर से सीधा टोकरी में आकर गिरा और डूबने से बच गया और तुमको बचाया इस गुड़िया ने। अरे अब इस गुड़िया में कोई हरकत नहीं हो रही, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वरना कम से कम श्वेता तो मेरे भेजे का एक्सरे करवा ही देगी। फिर अस्पताल में, ये कौन है ध्रुव, कहीं की राजकुमारी है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए डॉक्टर। फिलहाल तो ये बताइए इनको हुआ क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा ध्रुव, शरीर की सारी हरकतें समान है लेकिन फिर भी ये होश में नहीं आ रही। ये अवस्था ना तो कोमा की जैसी है ना ही बेहोशी जैसी, बस ऐसा लगता है जैसे इनके चेतन दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अब ये पूरी तरह से अवचेतन मस्तिष्क पर निर्भर है। इनका इलाज किस तरह से होगा? इलाज नहीं होगा ध्रुव, क्योंकि हमको तो यही पता नहीं चल रहा कि इलाज किस चीज़ से करें। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी हालत में सुधार होने तक इनको आप अपनी निगरानी में रखें। ऐसा ही होगा ध्रुव, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। आखिर ये एक राजकुमारी हैं। नागद्वीप के सारे वासी तो ऐसी बेहोश हैं। विसर्पी की बीमारी को अब सिर्फ नागराज ही समझकर दूर कर सकता है। मुझे नागराज के पास जाना होगा और इसके लिए मुझे शिशु सम्राट को मम्मी की निगरानी में छोड़ना होगा। वाह उस्ताद, बिना शादी के बच्चा कहाँ से लेकर आ रहे हो इस गोलू को? क्या बकवास कर रही है? ये बच्चा तो ओ, अब मैं इसे क्या बताऊँ? बच्चा तो मेरे एक दोस्त का है। नहीं नहीं, याद आया, मुझे सड़क पर मिला था, मैं घर ले आया ताकि पुलिस इसके माँ बाप का पता लगा लें और मैं इसको इसके घर पर छोड़ाऊँ। और रियली ध्रुव? हाँ मम्मी। तुझे तो झूठ बोलना तक नहीं आता, क्या मतलब? मतलब ये कि बता वो लड़की कौन है जिसका ये बच्चा है, तेरा उससे क्या रिश्ता है? तभी तो मैं तेरी मदद कर पाऊंगी। ओ मम्मी, तुम एकदम गलत समझ रही हो। तो फिर मुझे सही तरह से समझा देना, चल समझा। उफ, ये मैं कहाँ फंस गया? कल नहीं परसों मैं सारी बात बता दूंगा। हे भगवान, तब तक विसर्पी को होश में ला देना। महानगर, नागराज का घर। यहाँ पर अपराध करने की गलती सिर्फ दो किस्म के लोग कर सकते हैं। एक तो वे जिनकी प्रवृत्ति ही आपराधिक हो और दूसरे वे जो नागराज के बारे में जानते ही ना हो। तुम बचोगे नहीं, नागराज तुमको पकड़ कर ही दम लेगा। यही तो मैं देखना चाहता हूँ। तू मेरा तीसरा शिकार है। पहले दो शिकारों को तो नागराज बचाने नहीं आया। ओह, जासूस सर्पों ने एकदम सही सूचना दी थी। पहले दो अपराध इसने ऐसे इलाकों में किए होंगे जहाँ पर जासूस सर्प गश्त पर नहीं होंगे। जासूस सर्पों की संख्या बढ़ानी होगी। नागराज? हाँ मैं नागराज। फिलहाल आप लोग यहाँ से निकलिए और कल इस एरिया के पुलिस स्टेशन में आकर इसकी शिनाख्त कर लीजिएगा। इसके हाथ में पिस्तौल है जो आप लोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। चाहिए? अरे ये तो सिर्फ कपड़े हैं, पर इसके अंदर तो कोई तो ज़रूर। अरे सुनिए, जाने वाले भी गायब हो गए। आखिर ये मामला है क्या? ये जीने मरने का मामला है नागराज, मेरे जीने और तेरे मरने का। इसलिए मुझे तुझको बुलाने के लिए ये सारा भ्रमजाल तीसरी बार रचना पड़ा। अब मैं योजना को सफल बनाकर ही रहूँगा, वरना तू जिएगा और मैं मरूंगा। नागराज को ना तो हमले का कारण समझ आ रहा था और ना ही हमलावर की शक्तियाँ। पहले कपड़े एकदम खाली थे, फिर अंदर से धातु के अजीब यंत्र बढ़कर मुझ पर वार करने लगे हैं। सबसे पहले कपड़े को बीच से हटाकर हमलावर की असली सूरत देखनी होगी। नागराज के थुसक सर्पों के वार से कपड़े जलकर राख में बदल गए और हमलावर की सूरत सामने आ गई। अरे यहाँ पर तो सूरत है ही नहीं, सिर्फ यंत्रों का एक जाल है जिसको मैं अपनी एक ही में टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। खत्म हो गया शैतान। लेकिन ऐसा करने से ऐसा क्या मकसद हल हुआ? ओ, ये धातु के टुकड़े तो पौधों की तरह बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी बढ़ने की गति बहुत तेज है और अब हर टुकड़ा बढ़कर यंत्रों का जाल बुन रहा है और मुझ पर हमला कर रहा है। आखिर इनके इतने तेजी से बढ़ने का राज क्या है? राज बताने वाला तो फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए पहले इस शिकंजे से छूटना होगा और फिर इस शिकंजे को पैदा करने वाले को ढूंढना होगा। ओहो, ये अदृश्य भी हो सकता है। इसके अदृश्य रूप को सामने लाना होगा। आहा, मुझ पर ऊर्जा कणों का निरंतर वार हो रहा है, धड़ाक। और इस बम्बार्डमेंट में अब मेरी अदृश्य आकृति भी साफ नजर आ रही है। वैसे भी 3 पल बीत चुके हैं, मुझे सामान्य रूप में आना ही पड़ेगा और इन शिकंजों को तोड़ने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तड़ाक, जैसे इनको एक दूसरे से टकरा कर तोड़ने का।
शिकंजे चूर चूर तो हो रहे हैं, लेकिन ये जितने ज़्यादा टुकड़ों में बट रहे हैं उतने ही नए यंत्र पैदा हो रहे हैं। जैसे हर टुकड़ा धातु का एक बीज हो जिसमें पेड़ उगाने की क्षमता हो भाई फटाफट। ऐसे तो मैं धातु के ढेर में ढकता चला जाऊंगा और कोई ना कोई शिकंजा मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। लेकिन करूँ तो क्या करूँ? किसी तरह से इन बीजों को धातु के पेड़ बनने से रोक सकूँ तो। बीज, हाँ, बढ़ने के लिए अतिरिक्त पदार्थ की जरूरत पड़ती है और यह अतिरिक्त धातु इन टुकड़ों को धरती के संपर्क में आने से मिल रही है। इन टुकड़ों को हवा में ही रोकना होगा ताकि इनका संपर्क धरती से ना हो सके, और यह काम मेरी सर्प सेना करेगी। नागराज शिकंजों को दूर करता चला गया और सर्प सेना उन टुकड़ों को मुंह में पकड़ पकड़ कर ऐसी जगह पर पहुंचाने लगी जहां पर टुकड़ों के संपर्क में कोई धातु आ ही ना सके। ओह, बड़ी मुश्किल से इन विचित्र टुकड़ों से पीछा छूटा है, लेकिन ये विचित्र धातु आई कहाँ से थी? कौन है इनके जरिए मुझ पर व्यवहार करने वाला? मैं। सकाडा, तेरा मरना जरूरी है नागराज, क्योंकि सिर्फ तेरी मौत मेरी समस्या को हल कर सकती है। अगर मेरी मौत से तुम्हारा भला हो सकता है तो मैं खुशी से अपनी जान दे दूंगा, लेकिन पहले अपनी समस्या तो बताओ, तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? ये जानना तुम्हारे लिए कतई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो है सिर्फ तुम्हारा मरना, मेरे रास्ते से हटना। तो फिर यह भी जान लो सकाडा कि नागराज खुशी से किसी की भलाई के लिए खुद जान तो दे सकता है, लेकिन कोई उससे ज़बरदस्ती उसकी जान नहीं छीन सकता। जो प्राणी जीव धातु बना सकता है उसके लिए तुम्हारी जान लेना पसीने की एक बूंद बहाने जैसा है। तुम मेरे लिए एक वायरस से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो नागराज। ओहो, तुम्हारे शरीर पर तो अपने आप एक घातक मशीन नहीं उगाती है। शायद ये वैसी धातु है जिसके द्वारा तुमने अभी मुझ पर हमला करवाया था। यह जीवित धातु है। जैसे तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, वैसी धातु के अणु द्विगुणित होकर पड़ते हैं और हर उस मशीनरी का निर्माण कर सकते हैं जो मुझको बनानी आती है। जैसे ये मशीन फ्लूडर सकर, जो तेरा सारा खून चूस लेगी। ऐसा विलक्षण और घातक प्राणी मुझे पहले कभी नहीं मिला। फिर मुझसे इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? हाँ, तेरा सारा खून 2 सेकंड में तेरे शरीर से बाहर निकल आएगा और खतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार अब धरती का तू आखिरी इच्छाधारी नाग है। ये क्या बक रहा है? आखिरी इच्छाधारी नाग? तो बाकी इच्छाधारी नागों को क्या हुआ? मर नागराज मर। अरे, यह क्या? मशीन गल रही है, पर क्यों? क्योंकि मेरा विष हर जीवित चीज़ को मृत बना देता है, और तुम्हारी धातु भी एक जीवित वस्तु थी। तेरे विष में अगर जीवित को मृत करने की शक्ति है तो यही शक्ति मेरे वार में भी है। तूने अभी मेरी वह शक्ति देखी है जो धातु को भी बढ़ा सकती है, अब घटाने वाली शक्ति देख। ये राडरे तेरी कोशिकाओं को तेजी से मारने का काम करेंगी और कुछ ही समय बाद तेरी खाल और मांस को हवा सूखी घास की तरह उड़ा कर ले जाएगी। मुझे इस किरण से बचना होगा। नहीं बचेगा तू। आसपास की छिपने की कोई जगह नहीं है। सर्प सेना से सुरंग तैयार करानी होगी ताकि धरती माँ मुझे घातक किरण से बचा सके। अरे, ये तो ज़मीन में धंस गया, लेकिन इसको बाहर निकालने के कई तरीके हैं मेरे पास। सकाटा की शक्तियों का सामना करना सचमुच कठिन है। मैं तो वार करने का मौका ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। अगर ये सचमुच इतना शक्तिशाली है तो मैं इसके लिए खतरा कैसे बन सकता हूँ? याद आया, इसने सभी इच्छाधारी नागों को रास्ते से हटाने की बात कही थी, यानी इसको इच्छाधारी नागों से खतरा है। इस पर नाग शक्ति के वार करने होंगे, और सबसे पहला वार तो मैं विश्वंकार नाग शक्ति का ही करता हूँ। ओफ, तू तो अपने आप बाम्बी से निकल आया। और सुन, तेरे विश्वार मुझ पर बेकार हैं। मेरी औषधि मुझे विष के प्रवाह से बचाती रहेगी। फू, लेकिन तेरे पास ऐसी कोई औषधि नहीं है जो तुझको मेरे वार से बचा सके। घप पटक। फुंकार बेअसर रही, पर क्यों? अगर इसको मेरे विष से खतरा नहीं है तो ये मुझे मारना क्यों चाहता है? यानी इसको खतरा तो है। अगर सुंघाने से इंसान बेहोश ना हो तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, और मेरे विष भरे इंजेक्शन है मेरी सर्प सेना। लेकिन चूंकि ये इंसान नहीं है, इसलिए इसके गलने का मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा। सांपों को दांत गड़ाने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन अब कैसे पहुँचाऊँ अपना विष इसके शरीर के अंदर? मिल गया रास्ता। धसक सर्पों के उस भीषणवान ने सकाटा की खाल को फाड़ डाला और विषफुंकार द्वारा नागराज के विषकण उस घावों में बहते खून में जा मिले। फू, भीषण पीड़ा हो रही है। मेरी औषधि भी मेरी रक्षा नहीं कर पा रही है। अरे, इसका शरीर तो रंगीन धब्बों में बदल जा रहा है, और अब वे धब्बे भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब वे रंगीन धब्बे तेज गति से आकाश की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या यही है सकाटा का अंत, या सकाटा भाग रहा है? खैर, कुछ भी हो, अगर ये वापस आया तो मुझे इसकी कमजोरी का पता तो लग चुका है। और मेरे अपार्टमेंट में पूरी लिस्ट रखने वाले नियत सर्प ने मुझे याद दिलाया कि आज शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम हो रहा है, और निशा के छुट्टी पर होने के कारण मुझे ही उसको कवर करने जाना है। और वहाँ पर जाने से पहले मुझको कैमरामैन को साथ ले जाने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा।
चल भाई नागराज, अब राज के रूप में काम कर। ध्रुव महानगर की तरफ बढ़ रहा था। मुझे महानगर में ही ठहरना चाहिए था ध्रुव, ताकि मैं सम्राट की सुरक्षा कर सकूं। शिशु सम्राट सुरक्षित हाथ में है चतुर्भुज। फिलहाल हमको नागराज को पूरी स्थिति समझानी है, और नागराज को नागदीप से लेकर राजनगर की सारी कहानी सिर्फ तुम ही सुना और समझा सकते हो। समझा दूंगा, लेकिन महानगर तक जल्दी पहुंचने के लिए हमारी रफ्तार कुछ धीमी है ना? रफ्तार ही बढ़ जाएगी, बस एक बार हम पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएं। महानगर जाने की हड़बड़ी में पेट्रोल भरवाना ही भूल गया। राजनगर में गूं गूं टॉयलेट की तरफ इशारा कर रहा है गोलू, यानी तुमको सुसु आई है। अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार बच्चे हो, अभी कराती हूँ तुमको टॉयलेट। शाबाश राजा बेटा, पूछ, अब तू इसे संभाल श्वेता। संभालती हूँ मम्मा, बस 1 मिनट और, सिर्फ लाल और नीली साइड की पूरे करना बाकी है। ये तो मैं 3 दिनों से सुन रही हूँ। तुझको ये नई पजल क्या मिल गई? तू तो दुनिया भूल बैठी है। चल संभाल इसको। अच्छा ठीक है, सुन गोलूलाल, तू सब कुछ छू लेना, लेकिन इस पजल को मत छूना। सुन, राज की बात बताती हूँ। ये जो पजल है ना, इसको उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने आज से 25 साल पहले रूबिक क्यूब बनाया था। अभी तक कोई भी इसके हर रंग को अलग अलग सतहों तक नहीं लगा पाया, जैसे लाल एक तरफ, नीला एक तरफ। मैं खुद 3 दिनों से यही पजल सॉल्व कर रही हूँ फुल टाइम, और मैं तो हूँ ही जीनियस हूँ फिर भी। अरे अरे मेरी पजल, इसे छोड़ दे गोलू, वरना तू मेरी साइंस 3 दिनों की साइंटिफिक मेहनत बर्बाद कर देगा। गोलू के हाथ तेजी से चलने लगे और पजल की सतह भी तेजी से घूमकर रंग बदलने लगी। और सिर्फ 10 सेकंड बाद, हे राम, ये तूने कैसे कर लिया? बच्चे की किस्मत है, खेल खेल में लग गया होगा। पर यह बात तू किसी से बताना मत, वरना श्वेता जी ने इसकी बेइज्जती हो जाएगी। तू तो जमवा ही ले रहा है। चल तुझे तेरे ब्रांड न्यू पालने में सुला दूँ। नींद तो शिशु सम्राट की आंखों से कोस दूर थी। 2 चेहरे लगातार उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। सिर्फ नागराज ही हमें छदारी नागों को बचा सकता है मेरे भाई। नागराज को मैं ख़त्म कर दूंगा। गुड नाइट गोलू, स्लीप नाइट टाइट। सम्राट ने मनी मन कुछ ठान लिया था, क्योंकि श्वेता के जाते ही गोलू भी कमरे से बाहर निकल चुका था। हाँ तो मालकिन, कपड़े ले जाएं ना? ले जाओ, लेकिन इस बार कपड़े बटन तोड़कर मत लाना। ना ही मालकिन, टूटेगा तो हम खुदाई टाक देंगे। जाते हैं, राम राम। तुमको कपड़े देते समय सचमुच राम ही याद आते हैं, राम आसरे। श्वेता, गोलू सो गया? हाँ मम्मी। धोबी घाट पर, हाँ हाँ, राजनगर में रहेगा यही मजा है। कपड़ा का गंदगी निकालो यहाँ और नदी की धारा के साथ भेज दो महानगर में। हमारा कपड़ा भी साफ और राजनगर भी साफ। अब नदी की धारा बहती महानगर की तरफ, तो इसमें हम क्या करें? क्यों भैया? ठीक कहा राम आसरे। अरे अरे, ये बांस तो गिर गया। एकाएक इतनी तेज हवा कैसे चल पड़ी? हवा तो हमरी निकल गई भैया। देखो, डंडे की चोट खा के हमारा टब भी महानगर की सैर वो चला हुआ। अरे माँ में कुछ रहा तो नहीं? ना ही तो चाय दे, नवा टब ले लेना। शिशु सम्राट महानगर की तरफ रवाना हो चुका था। उधर ध्रुव महानगर पहुंच चुका था। नागराज के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती ध्रुव। भारती टावर, वह कब आएगा और कब जाएगा, यह तो वह खुद भी नहीं जानता। स्थिति बहुत गंभीर है भारती। अगर नागराज इस वक्त नहीं मिल रहा है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि नागराज इस दुनिया में ही ना हो। ये क्या कह रहे हो ध्रुव? भला ऐसा कौन है जो नागराज को नुकसान पहुंचा सके? स्काडा, न जाने क्यों उसकी इच्छाधारी नागों से दुश्मनी है, और अब वह नागराज की तलाश में महानगर आया है। वह मानवों जैसा रूप धारण कर सकता है, बदन पर यंत्रों को उगा सकता है, और उन यंत्रों की मदद से असंभव को संभव बना सकता है। ओ गॉड, मैं अभी अरिदमन को बुलाती हूँ। अरिदमन कौन है? वही कैमरा है जिसके साथ राज के रूप में नागराज एक न्यूज़ कवर करने गया था और फिर लौटा नहीं। और फिर मैडम, राज सर तो वहीं से चले गए थे। मैंने पूछा कि मैडम से क्या कहूँगा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है अरिदमन, तुम जाओ। ये अरिदमन भरोसे के काबिल भी है या नहीं? ओ ध्रुव, अब तुम अरिदमन पर शक मत करो। अरिदमन हमारे साथ 10 सालों से काम कर रहा है। मैं इसके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, दुश्मन सभी को जानती हूँ। ये झूठ कभी नहीं बोलेगा। यह भी तो हो सकता है कि स्काडा यहाँ पर हो ही नहीं, नागराज उसी से भिड़ने कहीं और गया हो सकता है भारतीय। वह स्काडा को ढूंढ निकालने का यंत्र मैं साथ लेकर आया हूँ। शुरुआत इसी बिल्डिंग से करूँगा। नीचे देखो। कौन है ये? एक इच्छाधारी नाग जिसे स्काडा से सख्त एलर्जी है। अगर नागराज ठीक ठाक है तो देर सवेर सामने आ ही जाएगा, वरना हम स्काडा को ढूंढकर सच्चाई जान लेंगे। तुम इस नाग को पूरी इमारत में घूमने की अनुमति दे दो, ताकि ये स्काडा के संपर्क में आए और स्काडा हमारे सामने आ जाए। ठीक है, मैं संदेश भिजवा देती हूँ। तब तक तुमको अपनी ऑफिस घुमाती हूँ। आखिर तुम पहली बार इस ऑफिस में आए हो। आई डोंट माइंड भारतीय, टाइम पास हो जाएगा। और फिर चतुर्भुज पूरी इमारत में स्काडा की खोज में बेरोक टोक घूमने लगा। हम लोग कोई पौराणिक सीरियल बना रहे हैं क्या? और ध्रुव भारती के साथ ऑफिस की कुछ दर्शनीय चीज़ें देखने लगा। ये हमारे सालाना ग्रुप फोटोग्राफ्स हैं। हर फोटोग्राफ में हमारा हर कर्मचारी शामिल है। ये पिछले 10 सालों के फोटोग्राफ्स हैं।
तुमको फोटोग्राफ्स में देखकर यह नहीं लगता कि यह फोटोग्राफ 10 साल पुरानी है? तुम आज ही वैसी ही लग रही हो। ठीक है, ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, अब आओ। आहा, भागो, ये चीख है, यानी मेरा ख्याल सही है, स्काडा यहीं पर था और उसको चतुर्भुज ने ढूंढ निकाला है। आओ भारती। स्काडा भारती कम्युनिकेशन में ही था। आहा, वही मर्मान्तक पीड़ा। यही है स्काडा भारती, और नागराज कहीं नज़र नहीं आ रहा है। यानी नागराज को इसने किसी तरह रास्ते से हटा दिया है। इसको किसी भी तरीके से काबू में करके नागराज का हश्र जानना होगा। फिलहाल तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव इच्छाधारी स्काडा पर हावी हो रहा है। स्काडा दर्द से चीख रहा है, वह रंगीन धब्बों में बदल रहा है। ऐसा तब भी हुआ था जब ये विसर्पी से लड़ रहा था। यानी इसको इच्छाधारी सर्पों से किसी किस्म की एलर्जी है। अरे अब इसके शरीर पर अपने आप मशीनें निकलती आ रही हैं। मुझे अपने आप को संभालना होगा, इस भयंकर पीड़ा को नज़रअंदाज करना होगा। आई। चतुर्भुज की रीढ़ में कुछ सुइयाँ घुसी और चतुर्भुज के शरीर में लगे झटकों ने उसके दिमाग को अंधेरे में डुबो दिया। ओह, अब यह ज़रूर हमारी तरफ आएगा। लेकिन ये तो भाग रहा है, मैं इसकी चाल समझ गया। अभी अपना रूप बदलकर मानव में शामिल हो गया तो फिर हम इसको ढूंढ नहीं पाएंगे और यह न जाने क्या क्या ढाएगा। उफ, गायब हो गया। अब हमारे पास इसको ढूंढ पाने का कोई तरीका नहीं है। भारती, एक काम करो, उस छलाई नाग को मेरे आने तक अपने पास छिपा कर रखो। तुम्हारे आने तक तुम कहाँ जा रहे हो? स्काडा को ढूंढने का तरीका ढूंढने। इसी वक्त महानगर में तावी नदी के तट पर। ओ फॉल लोगों, आजकल प्लास्टिक की थैलियाँ तक नहीं फेंकते। ये बच्चा कहाँ से आ गया? किसका है? यहाँ पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लगता है खो गया है। इसे पुलिस में देना पड़ेगा। देंगे, लेकिन पहले मेहनताना तो ले लें। इसके सारे जेवर ले लें, ठोस सोने के लगते हैं। सांप सांप, ढेर सारे सांप। अरे भागो। प्रणाम सम्राट, हम नागराज के जासूस सर्प हैं। अभिवादन सर्पों, नागराज कहाँ हैं? नागराज से संपर्क टूट गया है। इस वक्त पता नहीं वे जीवित भी हैं या नहीं। मेरे सेवक चतुर्भुज का पता करो, वह महानगर में ही है। संकेत हवा में तैरने लगे और जल्दी ही जवाब आया। हमारे सहयोगी का संकेत आया। सम्राट, चतुर्भुज को भारतीय कम्युनिकेशन में देखा गया है। वहाँ तक जल्दी कैसे पहुँचा जा सकता है? आप हमारे पीछे आइए जल्दी। सांप, काले काले कोबरा, मैं तो मरा, भाग कल्लू। और जल्दी बिना लाइसेंस के ड्राइवरों का ऑटो भारतीय कम्युनिकेशन की तरफ भागा जा रहा था। भारतीय कम्युनिकेशन में मैंने भारती से कहकर किसी के भी इस इमारत के अंदर या बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। अब स्काडा बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मेरे पास सिर्फ लंच ओवर शुरू होने तक का वक्त है। उसके बाद मैं किसी को जबरन यहाँ से रोक नहीं पाऊंगा। लंच होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट में स्काडा को भला कैसे ढूंढा जा सकता है? ओ, याद आया। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? पहले अपने शक की पुष्टि करनी होगी। और फिर अरे दमन जी, ओ आप तो सुपर कमांडो ध्रुव है ना? कहिए क्या सेवा करूं? राज यानी नागराज को आखिरी बार आपने ही देखा था ना? आप ही बता सकते हैं कि नागराज कहाँ है। नागराज ही राज है? असंभव, कैसे हो सकता है ये? जैसे तुम स्काडा हो सकते हो। अरे दमन नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैडम मुझको पर्सनली जानती हैं। मैं बोला स्काडा कैसे हो सकता हूँ? अगर तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो तो भारतीय कम्युनिकेशन की किसी भी सालाना ग्रुप फोटोग्राफ में तुम्हारी एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? मिस्टर अरिदमन, या मैं कहूँ मिस्टर स्काडा। हाँ, मैं स्काडा हूँ। तेरी समझदारी काफ़ी खतरनाक है। नागराज से लड़ते वक्त मैं उसके दिमाग को शून्य करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। पर मुझको नागराज के गुप्त रूप राज और राज के काम करने की जगह का पता ज़रूर चल गया और मैंने प्लान बदल दिया। नागराज के जहर से मुझे मेरी औषधि भी नहीं बचा पा रही थी, इसलिए मैंने नागराज को असावधान अवस्था में हराने की सोची और उसको असावधान अवस्था में यहीं पर पकड़ा जा सकता था, राज के रूप में, इस ऑफिस में। बस मैंने वही किया और नागराज मेरे रास्ते से हट गया। नागराज रास्ते से हट गया कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम हो कौन? इच्छाधारी नागों से तुमको भला क्या खतरा है? तुम्हारे शरीर पर मशीनरी कैसे उगाती है? तुम यहाँ पर 10 साल से काम करने वाले अरिदमन कैसे बन सकते हो? इस मशीन की मदद से NIM यानी निम कहते हैं इसको, न्यू आइडेंटिटी मेकर, यह किसी भी प्राणी की एक बिल्कुल नई शख्सियत और पिछली ज़िंदगी रच सकती है। इसी की मदद से मैंने अरिदमन का रूप धरा था। बस इन फोटो में अपनी शक्ल चिपकाने का काम मैं भूल गया, वरना ये काम तुम कैसे कर सकते हो? कैसे बना सकते हो ऐसी मशीन है? क्योंकि मेरा विज्ञान पृथ्वी से हज़ारों लाखों वर्ष आगे का है। मैं एक परग्रही हूँ, सुदूर ग्रह से आया हूँ। हम जीवित धातु बना चुके हैं जो हमारे संकेतों पर बढ़कर कोई भी रूप ले सकती है। मैं ऐसी धातु के बने यान द्वारा एक अभियान से अपने ग्रह कड़ा वापस लौट रहा था, तभी मेरे सामने एक विशाल उल्का कड़ा से जा टकराई। देखते ही देखते ग्रह की सारी आबादी नष्ट हो गई और पूरी एक सभ्यता खत्म हो गई। अकेला बचा तो सिर्फ मैं, और सिर्फ
मेरे जैसे कुछ और ऐसे कड़ावासी जो अंतरिक्ष अभियानों पर निकले हुए थे, और सबसे पास पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह था जिसकी जलवायु हमारे अनुकूल थी। मैं यहीं पर आ गया और इच्छाधारी नावों के द्वीप के पास समुद्र में उतरा, लेकिन उतरते ही गड़बड़ हो गई। ज़मीन पर पैर रखते ही मुझे पता चल गया कि मुझे यानी कड़ा ग्रहवासियों को इच्छाधारी नागों से घातक एलर्जी है, और ऐसी एनर्जी जो हमारी जान ले सकती है। मुझे काफ़ी समय तक पृथ्वी पर रहना था, और इस दौरान यह एलर्जी मेरे सिर पर तलवार की तरह लटकती रहती। इसका एक ही हल था, सभी इच्छाधारी नागों का सफाया, पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जल्दी मुझे पता चल गया कि बेहोश इच्छाधारी नागों से मुझे खतरा नहीं है, लेकिन मैंने वैज्ञानिक शक्ति की मदद से उन सभी इच्छाधारी नागों के चेतन मस्तिष्क को शून्य कर दिया। इसी दौरान मैं तुमसे भी टकराया, फिर नागराज से टकराने महानगर पहुंचा। लेकिन नागराज कहाँ है? नागराज के राज बनकर ऑफिस पहुंचने से पहले ही मैं अरिदमन के अतीत और उसकी शख्सियत को निम मशीन की मदद से बना चुका था। नागराज को भी यही याद आने लगा कि उसको कैमरामैन अरिदमन को लेकर न्यूज़ कवर करने जाना है। वह जैसे ही मैं मेरे इस कमरे में घुसा, मैंने उस पर निम मशीन द्वारा वार कर दिया। नागराज ये समझ गया कि मैं असल में अरिदमन नहीं, स्काडा हूँ, पर तब तक देर हो चुकी थी। नागराज कुछ और ही बनकर कहीं और पहुंच चुका था। क्या बना दिया तुमने उसको? अब वह क्या बन गया है? स्वतंत्रता सेनानी बन गया है नागराज। इस वक्त वह 1940 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता का संग्राम लड़ रहा है। वह भूल चुका है कि वह नागराज है। अब उसका एक नया अतीत है, और नया नाम है बागीराज, जिसके सर पर अंग्रेज सरकार ने 25,000 का इनाम रखा है। ऐसा नहीं हो सकता। नागराज को इस समय से मैं वापस लाना आना ही होगा। मैं लाऊंगा उसे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे पृथ्वी पर कड़ावासियों की एक नई प्रजाति विकसित करनी है अपने डीएनए के जरिए, और अब तक नागराज जैसे इच्छाधारी सर्प मुझसे दूर नहीं रह सकते। तब यह काम हो पाना असंभव है। इसलिए मैंने सभी इच्छाधारी नागों के चेतन मस्तिष्क को बेहोश कर दिया है और नागराज को भेज दिया अतीत में। इस अतीत में जहाँ पर नागराज के विषय में कोई जानता ही नहीं है, कोई उसको यह बात याद दिला ही नहीं सकता। जब तक नागराज को यह याद नहीं आएगा कि वर्तमान का नागराज है, तब तक वह वापस नहीं आ सकता। तब तो मैं अवश्य जाऊंगा अतीत में और नागराज को सच बताकर उसे वापस लाऊंगा। तू अतीत में जाएगा ज़रूर, लेकिन नागराज के अतीत में नहीं, बल्कि उस अतीत में जब पृथ्वी दहकते लावे का गोला थी, जहाँ पर पहुँचते ही तू पल भर में भस्म हो जाएगा। और बगैर इस मशीन की कार्यविधि जाने मैं खुद नागराज तक नहीं पहुँच सकता। मुझे मदद चाहिए। मदद भारतीय कम्युनिकेशन तक पहुँच चुकी थी, लेकिन ध्रुव से ज़्यादा मदद की ज़रूरत फिलहाल बागीराज को थी। सन 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के साय में पलता भारत का स्वतंत्रता संग्राम। देखो, मैं कहता था ना, ये अंग्रेज हमको कभी भी आज़ाद नहीं होने देंगे। देश के दो टुकड़े करने की बात कही जा रही है, लेकिन हम इसे मान भी लें तो भी हम आज़ाद नहीं होंगे। भारतवर्ष आज़ादी का हकदार। वायसराय ने आज़ादी की वकालत की। आज़ादी एक गलत कदम। जनरल टोटकम का ऐतराज़। क्यों दादा भाई, जब वायसराय तैयार है तो कौन रोक सकता है हिंदुस्तान को आज़ाद होने से? जनरल टोटकम। लेकिन वह तो रिटायर होकर वापस इंग्लैंड जा रहा है ना। हाँ, और उसकी जगह लेने हिंदुस्तान आ चुका है जनरल क्रुएलर। कहते हैं जब ये पैदा हुआ था तो रोया नहीं था, दूसरे लोग जरूर रोए थे, क्योंकि इसके पैदा होने के वक्त इसकी माँ को इतनी यंत्रणा हुई कि वह मर गई। शैतान का अवतार है ये। इसके कैदी कभी फांसी नहीं चढ़ते, क्योंकि इसकी यंत्रणा के डर से वे खुदकुशी कर लेते हैं। यह भी सुना है कि इसमें कुछ अद्भुत काली शक्तियाँ हैं इसके पास। ऐसी कहानियाँ तो हम सुनते रहते हैं। यह आज़ादी का सख्त विरोधी है, और इंग्लैंड से आई गुप्त सूचना के अनुसार तो कुछ षड्यंत्रकारियों ने इसको यहाँ पर वायसराय की हत्या के लिए भेजा है। अगर ऐसा हो गया तो अंग्रेजी शासन हिंदुस्तान से कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वायसराय की हत्या का इल्ज़ाम हिंदुस्तानियों के सर मढ़ा जाएगा। आदेश दीजिए दादा भाई। कुएलर की उबलते खून को मेरी एक गोली ही ठंडा कर देगी। क्रुएलर को मारने से ज़्यादा वायसराय को बचाना ज़रूरी है बागीराज। लेकिन ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, और तुम बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि तुमको देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आज़ादी की ज्वाला तेल से नहीं, शहीदों के खून से जलती है दादा भाई। काम पूरा होने से पहले ही मैं मौत को आसपास फटकने नहीं दूंगा। मुझे रोकिए मत। ठीक है, जाओ, लेकिन श्यामा को साथ ले जाओ। जोड़ियों पर लोग शक नहीं करते। आपके आगे शिरोधार्य है दादा भाई। वर्तमान में ध्रुव नागराज को वापस लाने के लिए सकाटा से जूझ रहा था। एक समस्या है, अगर मैं अतीत में पहुंच भी गया तो मैं भी अपने आप को भूल जाऊंगा। फिर मैं नागराज को भला कैसे याद दिलाऊंगा कि वह बागीराज नहीं नागराज है? इस समस्या को तू कभी सुलझा नहीं पाएगा लड़के, क्योंकि मशीन के कंट्रोल को सेट करना सिर्फ मैं जानता हूँ। और ऐसा ओ, फिर वही मर्मातक पीड़ा। लेकिन अब मुझको किससे एलर्जी है? सारे इच्छाधारी साहब तो सुप्तावस्था में चले गए। ये तो कुछ और ही। अरे, ये संपोला बच गया, और ये यहाँ तक आ भी गया कैसे? ही। शिशु सम्राट, और फिर ये यहाँ कैसे आ गया? अब मुझे फिर से पहले इसको बचाना होगा। ओ, बचा लिया।
ध्रुव शिशु सम्राट को बचाने के चक्कर में और सकाटा शिशु को मारने की अवस्था में यह देख नहीं रहे थे कि मशीनों के कंट्रोल तेजी से अपने आप इधर उधर हिल रहे थे। और कुछ ही मिनटों के बाद ये निम मशीन अपने आप कैसे चालू हो गई, मुझे इसको बंद करना होगा, क्रींच। लेकिन मशीन बंद होने से पहले ही किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे प्रकाश पुंज में धकेल दिया है। मैं गायब हो रहा हूँ, मैं ज़रूर अतीत में जा रहा हूँ, पर शिशु सम्राट को मैं सकाटा के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। अब जो मेरा हश्र होगा वह शिशु सम्राट का भी होगा। दोनों के शरीर रोशनी में घुलते चले गए। पता नहीं अच्छा हुआ या बुरा, ये खतरनाक लड़का नागराज तक पहुंच जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैं वापस आने का रास्ता ही बंद कर दूंगा। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, निम मशीन के कंट्रोलों को सही स्थान पर किसने लगाया और कैसे। सकाटा के रास्ते से अड़चन दूर होकर पहुंच चुकी थी। अतीत में सन 1945, स्थान जनरल क्रुएलर का निवास स्थान। तो ये है पहाड़ों के साए में क्रुएलर का घर। आज मैं शैतान को शैतान के पास भेज दूंगा। संभल कर बागीराज, चारों तरफ सख्त पहरा है। ओह सांप, मैं अभी से शूट करता हूँ, नहीं श्यामा, गोली की आवाज़ से दुश्मन सतर्क हो जाएगा। बागीराज से नजरें मिलते ही सांप फन झुकाकर दूसरी तरफ सरक गया। कमाल है, सांप तुमसे डरकर भाग गया। क्रुएलर आ गया बागीराज। अब शुरू होगा प्लान का दूसरा स्टेप। क्रुएलर तक पहुंचने के लिए रास्ते की अड़चनें चुपचाप हटती जा रही थी। ओशी, मुझे पता नहीं था तुम इतनी ज़ोर से ही मार सकते हो। धम्म, मुझे खुद नहीं पता था श्यामा। तभी राज, उधर देखो। हे भगवान, ये काम तो सिर्फ शैतान ही कर सकता है। मासूम हिंदुस्तानी बच्चों को खंबे से बांधकर चट्टान से कुचलवाया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे जिंदा रहते अगर किसी भी हिंदुस्तानी का खून बहेगा तो सिर्फ मेरा। राज भला इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है। बच्चों को खोलने का वक्त नहीं है, चट्टान एकदम पास आ गई है। बचाओ मम्मी, हमें जाने दो, खोल दो। अगले ही पल सभी चकित रह गए। हे भगवान, यकीन करूं तो कैसे और ना करूं तो क्यों। आई डोंट बिलीव इट। इस चट्टान को तुम 10 इंडियन मिलकर लुढ़का पाया था, बट उसको एक इंडियन ने रोक दिया। इस चट्टान का वेट 50 टन तो जरूर होना मांगता। अनबिलीवेबल। ये फरिश्ता है सरकार, हमको जो पाप करने पर आप मजबूर करते हैं उससे हमें बचाने आया है। हाँ देखिए, उसने चट्टान को सिर्फ थामा ही नहीं है बल्कि अब उछाल कर हमारे ऊपर फेंक भी दिया है। ओ जीसस, ये मैंने या हरकुलिस। तुमने ये काम किया कैसे राज, कैसे? मुझे खुद नहीं पता श्यामा। मुझे लगा कि चट्टान को रोककर वापस ऊपर फेंक सकता हूँ, तो बस मैंने चट्टान को रोका और फेंक दिया। अब बहस बाद में करना, पहले बच्चों को लेकर यहाँ से बाहर जाओ। मैं क्रूएलर को ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। क्रूएलर यहीं पर है। ये सारा तमाशा तुझे सामने लाने के लिए खेला गया था। मैं जानता था तू मासूम बच्चों को बचाने के लिए सामने आएगा, लेकिन तू ये नहीं जानता कि मेरे सामने आने के बाद तेरा क्या हाल होगा। 6 छेद कर दूंगा तेरे बदन में, फिर चाहे तेरे नौकर मेरे शरीर को छलनी बना दें। तेरी हर गोली के जवाब में 10 गोली चलेंगी बागीराज, पर निशाना तू नहीं होगा, निशाना होंगे मासूम बच्चे और ये नाजुक हसीना। दूसरा जलियांवाला नहीं देखना चाहता तो कर दे अपने आप को मेरे हवाले। और फिर तूने मुझे पकड़कर जिंदा क्यों रखा है कमीने? मार क्यों नहीं देता मुझे? ये फांसी का घर नहीं है, मेरे घर के तहखाने में बना यंत्रणा कक्षा बागीराज। और तुझे मार दूंगा तो वायसराय के कत्ल का इंजाम किसके सर पर मढ़ूंगा? तू मेरे जाल में फंस गया बागीराज। इंग्लैंड से तेरे दादा भाई को सारी गुप्त सूचनाएं मैंने ही भिजवाई थी ताकि तुम आज़ादी पाने के लिए वायसराय को बचाने की कोशिश करो। लेकिन अब हिंदुस्तान को रानी कभी आज़ाद नहीं होने देगी, क्योंकि वायसराय इंग्लैंड की रानी के करीबी रिश्तेदार हैं। और वायसराय की जब हिंदुस्तानी बागी हत्या कर देंगे तो रानी हिंदुस्तान को कभी आज़ाद नहीं होने देगी। सदियों तक गुलामी का बोझ ढोगे तुम हिंदुस्तानी कीड़े। अब मैं तो चला तेरी पिस्तौल से वायसराय की आत्मा को आज़ाद करने। लौटते वक्त उसकी पिस्तौल लेता आऊँगा ताकि उसकी गोली से तेरा खात्मा कर दूँ और यह साबित हो जाए कि बागियों की ने ही वायसराय की हत्या की है। और यह काम अब से 2 घंटे बाद होगा, रात को खाने के वक्त डिनर टेबल पर। क्रूएलर के जाने के बाद कुछ करो राज, वरना हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। अब हिंदुस्तान को आज़ादी सिर्फ एक ही इंसान दिला सकता है, तुम राज, तुम। मैं जानता हूँ श्यामा, पर क्या करूँ, ये जंजीरें बहुत मजबूत हैं, इनको तोड़ पाना असंभव है। लेकिन ये तख्ते लकड़ी के हैं राज, इनको तोड़ो। वही कोशिश कर रहा हूँ श्यामा, लेकिन ताकत लगाते ही ये जंजीरें मेरे शरीर को अलग अलग दिशाओं में खींचने लगी हैं। ये चीर डालना चाहती हैं मुझको। मुझे दुगनी ताकत लगानी होगी, आधी चैनों को वापस खींचने के लिए और आधी तख्ते तोड़ने के लिए।
लेकिन अगर देश की आज़ादी मेरी आज़ादी पर निर्भर करती है तो मैं आज़ाद होऊंगा श्यामा, ज़रूर होऊंगा। रात के आज़ाद होते ही वह खतरे का अलार्म घनघना उठा, घर। ओह क्रूलर, ऐसा यंत्र लगा था कि मेरे आज़ाद होते ही सबको खबर हो जाए। सिपाही आ गए हैं, राज मुझे छोड़ो, तुम भागो। नहीं श्यामा, तुमको अकेला छोड़कर भला मैं कैसे भाग सकता हूँ? फिर मैं भागूंगा भी कहाँ? हम तो यंत्रणा कक्ष में कैद हैं। श्यामा की चैनें टूटने के साथ ही बंदूक बिगड़ उठी। राज, और राज, तुम्हारी पीठ पर कई गोलियां धंसी हैं। नहीं श्यामा, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। तुम्हारी शर्ट पीछे से चीथड़े हो गई है, लेकिन तुम्हारे शरीर पर एक भी घाव नज़र नहीं आ रहा है। ये चमत्कार पर चमत्कार क्यों हो रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। बस एक चमत्कार और हो जाए, अगर मैं सलाखों के पार निकलकर सिपाही तक पहुंच जाऊं और इनकी बंदूकें छीन लूं तो। अरे अरे, मुझे क्या हो रहा है? ये तो गायब हो रहा है। मुझे चिकोटी काट, मैं तो जीभ काट चुका हूँ। ये इंसान नहीं, शैतान है। पर कैदी गया कहाँ? लड़की अभी भी कैद में है। यह बताएगी। बंदूक तान इस पर और पूछ इससे बागीराज कहाँ है। बागीराज मौत की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा है। ला बंदूक मुझे दे, और जिसको मानता है उसको याद कर ले। इससे पहले कि गोलियां दोनों पहरेदारों के बदन को चीर डालती, निशाने अपनी जगह से हट चुके थे। ओह, मैं बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा नागराज, वरना तुम्हारी इंसानी जान न लेने की कसम टूट जाती और तुमको हमेशा इस बात का पश्चाताप रहता। धाएं धाएं। नागराज कौन है और कैसी कसम? और ये कौन है जो पहरेदारों को बचा रहा है? और ये बंद गलियारे में कहाँ से टपक पड़ा? पहनावे से तो अंग्रेजों का पिट्ठू लग रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझ में चमत्कारी शक्तियों का आ जाना, फिर बंद कमरे में इस लड़के का आज टपकना, जो देखने से हमारे समय तक का नहीं लगता। तुम भी इस वक्त के नहीं हो नागराज। तुम बागीराज नहीं, नागराज हो, अद्भुत नाग शक्तियों से युक्त एक इच्छाधारी मानव नाग। मेरे साथ चलो नागराज, मैं तुमको लेने आया हूँ। इससे बड़ी बकवास तो मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी। फिलहाल तो हट जा मेरे रास्ते से। मुझे वायसराय को बचाकर जनरल क्रूएलर की योजना को ध्वस्त करना है। मुझे वैसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ताला टूट गया। पर मैं समझ रही हूँ बागीराज। याद करो, दादा भाई ने क्रूएलर के पास काली शक्तियाँ होने का जिक्र किया था। तुम्हारे अंदर की शक्तियाँ भी उसी की देन है, क्योंकि क्रूएलर यह नहीं चाहता कि वायसराय के मरने से पहले तुम मारे जाओ। और इस अजीबोगरीब लड़के को भी उसी ने भेजा है ताकि तुम समय रहते वायसराय तक ना पहुंच सको। मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। अभी क्रूएलर का प्लान को तो पूरा होने में 1.5 घंटा बचा है। तुम वहां पहुंचकर क्रूएलर को रोकने की कोशिश करो। तब तक मैं इस काले जादू की औलाद को ख़त्म करके आता हूँ। ठीक है बागीराज, अगर तुम वक्त पर ना पहुँचे तो मैं खुद क्रूएलर को ख़त्म कर दूंगी। ध्रुव ने भी इस वरदान का फ़ायदा उठाया। आप काल कोठरी में आराम करें छोटे सम्राट, तब तक मैं नागराज की खोपड़ी में अकल भर के आता हूँ। हाँ तो फिरंगियों की कठपुतली, क्या कह रहा था तू? मैं बागीराज नहीं हूँ, इंसान तक नहीं हूँ, एक सांप हूँ। सांप? सांप नहीं, इंसान हो नागराज, लेकिन ऐसे विलक्षण इंसान जिसमें नाग रूप धर सकने की शक्ति है। सांप तो मैं अभी भी हूँ लड़के, एक ऐसा जहरीला सांप जो सिर्फ अंग्रेजों और उसके चमचों को डसता है। याद करो नागराज, विसर्पी, नागदीप, कालदूत, भारती, वेदाचार्य, सबको याद करो नागराज, मुझे याद करो। मैं सुपर कमांडो ध्रुव हूँ, तुम्हारा दोस्त। क्लैक। अपना नाम अंग्रेजों जैसा रखा है तूने, और मुझे महाभारत काल के नाम याद दिला रहा है, और वो नाम जो आज तक मेरे कानों में नहीं पड़े। ओह गोलियां खत्म। लो मैं अभी साबित कर देता हूँ कि तुम नागराज हो, क्योंकि इस शर्ट के नीचे तुम्हारी खाल हरे शल्कों में ढकी हुई है, नाग जैसे शल्कों से। ये देखो। अरे, ये खाल तो सामान्य इंसानों जैसी है। घर चर। ये निम मशीन का कमाल है। नागराज की याददाश्त के साथ साथ उसके शरीर पर सारे ऐसे चिन्ह मिटा दिए हैं जो इसको याद दिला सकें ये नागराज है। एक और कोशिश करके देखता हूँ। अगर तुमको इंसानों की याद नहीं है तो अपनी शक्तियों को याद करो नागराज। सरपरस्ती, विस्फोटक सर्प, सम्मोहन, इच्छाधारी शक्ति, विश्वफुंकार। विश्वफुंकार यानी मैं सांप जैसी जहरीली फुंकार छोड़ सकता हूँ। अभी देख लेते हैं। फू हा हा। सचमुच जहरीली फुंकार छोड़ी है मैंने। छिपकलियाँ मर गईं। तेरे काली शक्तियों से युक्त मालिक क्रूएलर ने सचमुच मेरे अंदर गजब की शक्तियाँ भर दी हैं। तू और क्या कर शक्तियाँ कह रहा था? सांप रस्सी? लेकिन सांप आएंगे कहाँ से? नाक में फिल्टर लगा लूँ, लेकिन ये भी मुझे फुंकार से ज़्यादा देर तक नहीं बचा पाएंगे। ही कमाल हो गया। मेरे आस्तीन से सांपों की रस्सी निकलकर अंग्रेजों के पिट्ठू को ही पकड़ रही है। उफ, ये क्या मूर्खता कर दी मैंने। इसकी याददाश्त तो आई नहीं, पर मेरी मौत ज़रूर आएगी। सरपरस्ती से आज़ाद होना ही होगा। लेकिन आज़ाद हूँ तो कैसे? मेरे पास आज़ाद होने के लिए सिर्फ स्टार ब्लेड्स हैं, और उनमें सरपरस्ती के सांप को काटते ही दूसरा सांप आकर उसकी जगह ले लेगा। अब तो फुंकार नोज फिल्टर के पार आने लगी है। मैं होशोवास को
ज़्यादा देर तक कायम नहीं रख पाऊंगा। ध्रुव को मदद की ज़रूरत थी और मदद उसको मिलने भी वाली थी, एक अनपेक्षित स्थान में, सकाटा से। ध्रुव नागराज के पास पहुंच गया है और उसको अपनी याददाश्त को भी कायम रखा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आर्यदमन बनकर भी अपनी असली याददाश्त को बनाए रखा था। परंतु मशीन उन कंट्रोलों पर सेट के हुई कैसे? संयोगवश या किसी ने मशीन को सेट किया था? खैर, फिलहाल तो मुसीबत 1945 में पहुंच चुकी है। मुझे निम मशीन को बनाए रखने रहना होगा ताकि मैं वहाँ का पूरा घटनाक्रम देख सकूँ। खतरा सिर पर है, क्योंकि पहले तो ध्रुव मुझे धत्ता बताकर 1945 में पहुँच गया और अब ध्रुव नागराज की याददाश्त को छेड़कर उसकी असलियत याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। नागराज को शक्तियाँ याद दिलाकर ध्रुव कुछ हद तक सफल भी हो गया है। मुझे गड़बड़ को यहीं रोकना होगा। अब मैं कंट्रोलों को मैक्सिमम पर सेट करूँगा ताकि नागराज पर बागीराज की याददाश्त पूरी तरह से हावी हो जाए। सकाटा कंट्रोलों में छेड़छाड़ करते ही 1945 में मौजूद बागीराज और नागराज की शक्तियाँ लुप्त होने लगीं। अरे, मेरी शक्तियों को क्या हो रहा है? मैं भूल रहा हूँ कि इन शक्तियों को मैंने कैसे जगाया था। खच्च, शायद बागीराज की स्मृति नागराज पर फिर से हावी हो रही है। वैसे तो ये खराब बात है, लेकिन अगर नाग शक्तियाँ मुझे मार देती तो ये और ज़्यादा खराब बात होती। अब मैं नागराज को बागीराज के खोल से कैसे बाहर लाऊं? धाड़! नागराज अपनी नाग शक्तियों को तो भूल सकता है, लेकिन शारीरिक शक्ति चाहकर भी नहीं भूल सकता, और यह शक्ति तो मेरा भुर्ता बनाने के लिए काफ़ी है। धम! तड़ाक! अब नागराज को बुलाने का एक ही उपाय है, बागीराज को ख़त्म होना होगा। और जब इंसान जिंदा ही नहीं होगा तो उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा, और बागीराज की शख्सियत भी ख़त्म होने ते ही नागराज को अपनी असली शख्सियत याद आ जाएगी। गोली बारूद नागराज और बागीराज को मार नहीं सकते। ये मिट्टी के तेल से जलता हुआ लैम्प शायद मेरी मदद कर सके। लैम्प शरीर से टकराते ही बागीराज मिट्टी के तेल से नहा गया और आग की लपटों से तेजी से उसके शरीर को अपनी आगोश में ले लिया। उफ, मैंने बहुत बड़ा जुआ खेला है मैंने नागराज के साथ। अगर मेरा सोचना ज़रा सा भी गलत निकला तो नागराज की जान खतरे में पड़ सकती है, पर मैं उसको बचाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे जैसे बागीराज की शख्सियत मौत के करीब पहुँचती गई, नागराज की शख्सियत आज़ाद होती चली गई। और छपाक! ध्रुव, मुझे सब याद आ गया, लेकिन बागीराज के फ़र्ज़ को भी मैं भूला नहीं हूँ। जिस काम के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है मैं उसे करके ही जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं चूक गया तो शायद हिंदुस्तान को कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान को आज़ादी ज़रूर मिलेगी नागराज। इतिहास को मैं मिटने नहीं दूंगा, चाहे वह इतिहास मेरे ही खून से क्यों ना लिखा जाए। सन 2001। ओह नहीं, सारी योजना मिट्टी में मिल गई। नागराज को वापस नहीं आना चाहिए, वरना मेरी एलर्जी मुझे मार देगी। पर ऐसा क्या करूं जिससे नागराज भूतकाल में ही ख़त्म हो जाए? जनरल क्रूएलर की मदद करनी होगी। उसमें मौजूद काली शक्तियों को इतना बढ़ाना होगा कि वे नागराज का काल बन जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। क्रूएलर की योजना ने आयोग पर अमल करना शुरू कर दिया था। खाने पर लाने के लिए धन्यवाद जनरल, पर आपने कहा था कि आप मुझको कुछ खास चीज़ दिखाने वाले थे। यस मिस्टर वायसराय, बागियों ने आपको मारने की योजना बनाई है और इस वक्त आप मौत के करीब। बकता है वायसराय जी, आपको मारने की योजना बागियों ने नहीं, इसने बनाई है। बागी लड़की, तू यहाँ तक कैसे आ गई? तेरी योजना को नाकामयाब करने के लिए क्रूएलर। वैसे तो बागीराज तुझे मारने आता, जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी, पर सिपाहियों ने मुझे देख लिया था, इसलिए तुझे मारने का बीड़ा मुझे ही उठाना पड़ा। शूटर किलर! क्रूलर के आदेश पर गोलियों की बौछार श्यामा की तरफ लपकी, लेकिन अगर मौत ना आई हो ताड़ धाएं तो बचाने वाले के हाथ गोलियों से भी तेज चलते हैं। कौन हो तुम? तुम्हारा बागी राज श्यामा। फिलहाल तुम मुझे नागराज कह सकती हो, और अब नागराज बागीराज का काम पूरा करेगा। ये जोकर कहाँ से आ गया? ख़त्म कर दो। आ गए, ख़त्म कर दो इन तीनों को। गोलियों से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, तुम इसे संभालो श्यामा। तब तक इस वायसराय को बचाते हैं। घबराओ मत, हिंदुस्तान जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है। इसको आज़ादी मिलने में हम कोई अड़चन नहीं आने देंगे। सर, हरा वाला तो आराम से गोलियां पचाए जा रहा है। तो फिर तोपें मंगाओ, कुछ भी करो। कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे वायसराय को इस अफरा तफरी में ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये है बागियों का षड्यंत्र जनरल क्रूएलर। तू खुद बागी बन गया है, गद्दार। मैं तो सिर्फ गद्दार बना हूँ हिंदुस्तानी के चमचे, लेकिन तू एक लाश बनने वाला है। घुड़सवारियों के सैनिकों की टुकड़ी आ गई है ध्रुव, इनको समझाने का समय नहीं है। तुम इनको रोको, मैं वायसराय को रोकता हूँ। ओके नागराज, बचाता हूँ।
लगता है तू तलवार से नहीं घोड़ों की टोपों के नीचे मरना चाहता है। मैं या तुम लोग हिरण हिरण वहीं। ध्रुव की बात को समझते ही घोड़े कूदने लगे। अरे इन घोड़ों को क्या हो गया? नागराज को भी कोई खास मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। बस बंद कर गोलियों का ये शोर। धाएं धाएं। तो तू सांपों की रस्सी बचूल रहा है। ई गोलियां भी पचा जाता है, पर कैसे? ये तुझको अपने आप सोचना और समझना पड़ेगा क्रूलर, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता। 2001 में बहुत आसानी से जीत रहे हैं नागराज और ध्रुव। अब वक्त आ गया क्रूलर को शक्ति देने का। 1945 में हवा में रोशनी की कैसे चमक उठी। इस प्रकाश पुंज में कुछ निकलकर मेरे शरीर में धंस रहा है और कुछ और मेरे शरीर से अटक रहा है। इसकी तो शक्ल सूरत बदल रही है ध्रुव। इसके शरीर पर ही मशीनरी पैदा हो रही है। ये जरूर सकाटा का काम है। हाँ, ये मेरा ही काम है समझदार लड़के। इसके शरीर में घुसी औषधि ने इसकी जैविक संरचना बदल दी है। इस संरचना पर विष असर करेगा नहीं और इसके शरीर पर चिपकने वाली वस्तु जीव धातु है। ऐसी प्रकार की जीव धातु जिसको निर्देश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह स्वयं ही परिस्थिति के अनुसार नए नए घातक आकार धारण कर सकती है। मामला एकाएक खतरनाक हो गया ध्रुव। मशीनों ने घातक गनों का रूप धारण कर लिया है। इस पर मेरी विशाली शक्तियाँ असर नहीं कर रही। अब क्या करें? फिलहाल तो जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। इसका शरीर मशीन उठाने का आदि नहीं है, इसलिए इसकी निशाना साधने की गति बहुत धीमी है। हम बचते रह सकते हैं। नागराज और ध्रुव अनुभवी लड़ाके थे, पर वायसराय का अधेड़ शरीर उतना फुर्तीला नहीं था। क्रूएलर वायसराय पर वार कर रहा है और वे डर के मारे हिलना तक भूल चुके हैं। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का एकमात्र रास्ता है उनको बचाना, और उनको बचाने का एकमात्र रास्ता है अपने आप को इनकी ढाल बना लेना। आहा, नागराज घायल हो गया। आहा, अब इसको हराना तुम्हारा काम है ध्रुव। हम जिधर भी जाते हैं नागराज उस दिशा में वार करने के लिए इसके शरीर पर एक नई मशीनरी उगाती है। इसकी ताकत को ही इसकी कमजोरी बनाया जा सकता है। सुनो, योजना बनने लगी। और अरे तुम तीनों तो मेरे सामने ही हो, फिर मुझ पर वार किसने किया? ओह, तो ये सांप ये मेरे चारों तरफ पोजीशन लेकर मुझ पर विस्फोटक वार कर रहे हैं, लेकिन मैं इनका एक साथ मुकाबला कर लूँगा। मेरे शरीर पर की मशीनरी अपने आप बढ़कर नए हथियार बना लेगी इस पर नए वार करने के लिए। वैसा ही हुआ। मशीनरी तेजी से बढ़ने के कारण क्लूअर का शरीर धातु से ढकने लगा और दबने लगा। आ आ अक मेरी छाती दब रही है। मुझे सांस नहीं आ रही। आ आ अक अक क्रूएलर की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। ओह, जीव धातु अपने आप तेजी से घट रही है। ऐसा तभी होता है जब आप उसको पहनने वाला मर चुका हो, यानी क्रूएलर मर चुका है और नागराज ध्रुव को मारने का ये प्लान भी खत्म हो गया। अब मैं और खतरा मोल नहीं लूँगा। 1945 से संपर्क तोड़ दूंगा निम मशीन का और उन दोनों के वापस आने का रास्ता ही बंद कर दूंगा। 1945 में हालांकि तुमने मेरे जनरल को मारा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तारीफ़ करूंगा, क्योंकि तुमने देश की सेवा के साथ साथ मेरी जान बचाई है। अब हिंदुस्तान को आज़ादी मिलकर ही रहेगी। धन्यवाद योर एक्सीलेंसी। अब हमको जाना है, हमारे पास रुकने का वक्त नहीं है। लेकिन हम वापस जाएंगे कैसे नागराज? प्रकाश पुंज खत्म हो चुका है, यानी सकाटा ने सारे संपर्क तोड़ लिए हैं। हमको वापस तो जाना ही होगा ध्रुव। हम इस समय काल के नहीं हैं। कोई तरीका सोचो सोचो। सोच लिया। क्रूएलर के शरीर की जीव धातु अपने आप आकार ले रही है ध्रुव, एक नया आकार। यह तो निम मशीन बन रही है, पर इसको बना कौन रहा है? और ये कैसे बन रही है ये अपने आप? इसको मैं बना रहा हूँ। जब मैंने सकाटा का दिमाग पढ़कर यहाँ आने के लिए मशीन के कंट्रोल सेट किए थे, तभी इसके दिमाग से मशीन बनाने की विधि भी पढ़ ली थी। सन 2001। आहा, सारे इच्छाधारी नाग सुप्तावस्था में हैं। नागराज व संपोला भूतकाल में है और उनके वापस आने का रास्ता बंद हो चुका है। नम मशीन का संपर्क मैंने भूतकाल से काट दिया है। अब मुझे उन कड़ावासियों को बुलाने के लिए सिग्नल भेज देना चाहिए, जिनकी मदद से हम पृथ्वी को एक दूसरा कड़ा ग्रह बनाएंगे, कुछ वैसे ही जैसे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया था। पर यह ना भूलो कि आखिरकार उनको भी भागना ही पड़ा था। कौन? ओ तुम तीनों। असंभव, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये हो गया सकाटा, अब तुम्हारी खैर नहीं। औषधि बनाने का वक्त नहीं है। मुझको फिर से वही मरमरा तक एलर्जी हो रही है। मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं नागराज। अपने साथियों को संदेश भेजे बगैर मैं मर नहीं सकता। मैं यहाँ से भाग भी जाऊँगा, फिर अपने साथियों के साथ वापस आकर तुमको नष्ट करूँगा। ये फिर से रंगीन धब्बों में बदल कर भाग रहा है। इसको रोकना होगा। कैसे रोकूं नागराज? धब्बे पर तो मेरे सारे वार बेकार हो जा रहे हैं। ये अरिदमन या सकाटा के रूप में होता तो मैं कुछ सोचता, पर धब्बों को भागने से कैसे रोकूं? समझ गया। ध्रुव की मदद मैं करूँगा। सम्राट के मानसिक इशारे पर निम मशीन की कंट्रोल फिर से अपने आप सेट होने लगे।
निम मशीन फिर से सक्रिय हो रही है नागराज। कैसे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना आभास तो मुझे हो रहा है कि हमारे फ़ायदे के लिए सकाटा को इस प्रकाश पुंज में धकेलना होगा हमें। धब्बों को तो हम छू भी नहीं पा रहे, फिर हम इसको प्रकाश पुंज की तरफ धकेलेंगे कैसे? यह धब्बे में तुमसे हो रही एलर्जी के कारण परिवर्तित हो गया। तुम तुरंत इच्छाधारी कणों में बदलकर गायब हो जाओ। नागराज इच्छाधारी कणों में बदलते ही सकाटा की एलर्जी भी एकाएक समाप्त हो गई और वह अपने ठोस स्वरूप में आ गया और उसी पल ध्रुव की किक ने उसे प्रकाश पुंज में धकेल दिया। अब ये कहाँ जाकर रुकेगा ध्रुव? पता नहीं नागराज, अब ये क्या बनेगा और बनकर कहाँ पहुँचेगा। लेकिन प्रकाश पुंज खत्म होते ही, अरे दमन, हाँ, मुझे देखकर इतना चकित क्यों हो रहे हो नागराज? हम तो एक दूसरे को सालों से जानते हैं। ओहो, मशीन ने इसको फिर से अरिदमन बना दिया और यह भूल चुका है कि यह कभी सकाटा भी था। इसकी एलर्जी भी समाप्त हो गई है, जैसे बागीराज बनकर तुम्हारी खाल में से शल्क गायब हो गए थे। ये चमत्कार पर चमत्कार कौन कर रहा है? और फिर कमाल है मम्मी, आप लोग एक छोटे से बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती थी? पता है ये महानगर पहुंच गया था। कौन महानगर पहुंच गया था? कौन से बच्चे की बात कर रहा है तू? गोलू की, जिसे मैं महानगर से लेकर आ रहा हूँ। गोलू? गोलू तो मेरी गोद में है। फिर मेरी गोद में क्या है? धोबी की गठरी? तू खुद ही देख ले, ये तो सचमुच कपड़ों की गठरी है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बच्चे को लेकर आया था। बच्चा जब यहाँ से कहीं गया ही नहीं तो तू उसे लेकर कहाँ से जाएगा? जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, भला मैं उन पर मुसीबत कैसे आने दे सकता हूँ? फिर नागदीप में तुमने अपने तीव्र सम्मोहन का प्रयोग करके हमारे चेतन मस्तिष्क को फिर से जगाया नागराज, वरना हम तो हमेशा सुप्तावस्था में रह जाते। 1945 में आप हमको आज़ादी देने की बात कर रहे हैं मिस्टर वायसराय? यह चमत्कार कैसे? इरादा तो हमारा पहले से ही था बापू, लेकिन दो हिंदुस्तानियों ने इसको और पक्का बना दिया है। किन हिंदुस्तानियों ने? लंबी कहानी है बापू, मैं सुना नहीं पाऊंगा और आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आज़ादी की बातें करते हैं, समाप्त। तो दोस्तों, ये थी संग्राम कॉमिक्स, जो टाइम ट्रैवल और एलियन पर बेस्ड थी। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ तभी, ताकि हम और कॉमिक्स से अपलोड कर सकें। तो फिर देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।